हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का आज स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज के तीसरे लेक्चर में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि विश्व इतिहास में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिन परिस्थितियों ने यूरोपियों को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए नए वैकल्पिक मार्ग की खोज करने के लिए बाध्य किया। साथ ही हमने देखा कि यूरोपीय देशों में वैसे क्या क्या से परिवर्तन हो रहे थे जिस परिवर्तन ने नवीन वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए उनको सुविधा प्रदान की या उसमें मदद करी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुर्तगाली भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन, इस सब टॉपिक का नाम है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था, यानी कि वो किस उद्देश्य से भारत आए, यहाँ आकर उन्होंने यहाँ की व्यापार पर कैसे अपना आधिपत्य जमाया और कैसे वे यहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार किए। कौन कौन से पुर्तगाली थे जो भारत में आए थे और यहाँ के साम्राज्य विस्तार के दौरान कौन कौन से गवर्नर रहे, उनका भारत में क्या योगदान रहा और पुर्तगालियों का यहाँ के लोकल जो राजा थे उनसे कैसा संबंध रहा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि पुर्तगाली जब आए यहाँ पे तो उसके बाद जो अन्य यूरोपीय कंपनियां आई तो उनके और पुर्तगालियों के बीच संबंध कैसे रहे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से पहले भी बहुत सारे यूरोपीय यात्री आते रहते थे, लेकिन वास्को डी गामा का नए समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश करना भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र, बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। यूरोपीय देशों के उपनिवेश अमेरिका में थे, वहां पर इन्होंने सीधे ही उपनिवेशीकरण की शुरुआत कर ली, यानी कि जब ये अमेरिका में पहुंचे तो वहां बहुत ही जल्द अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिया, अपनी अपनी कॉलोनियां बना ली और वहां पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। लेकिन जब ये पूरब की तरफ बढ़े तो उनको उपनिवेश बनाने में कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र के कारण उन्होंने समुद्री शक्ति के रूप में बहुत जल्द ही अपने आप को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का मंतव्य। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। अभी हमने देखा कि इसमें पुर्तगालियों का मंतव्य, पुर्तगाली भारत में व्यवसाय करने के उद्देश्य से आए थे, यह उनका प्रत्यक्ष उद्देश्य था।
लेकिन उनका एक छुपा हुआ एजेंडा था कि वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार भारतीयों के बीच करें और भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य करें और उन्हें ईसाइयत में परिवर्तित करें। साथ ही साथ वो चाहते थे कि अरब, जिसका वर्चस्व समुद्री व्यापार पर था, उसको हरा करके, उसको पराजित करके अपना व्यापार पर एकाधिकार कायम कर सकें। अरबों के वर्चस्व को दबाने के लिए पुर्तगालियों ने उनके जहाजों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयां की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। दुनिया को यह बताने के लिए कि समुद्री व्यापार में पुर्तगालियों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है, ऐसा दिखाने के लिए पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय, जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाजों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की जो स्थिति थी, उस समय उत्तर भारत जो था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था, जो शक्तिशाली था, और दक्षिण भारत में दक्कन के इलाके में जो बहमनी साम्राज्य था, वह साम्राज्य भी छोटे छोटे 5 राज्यों में बिखर गया। लेकिन 1498 के पूर्व केवल 3 ही राज्य की स्थापना हुई थी बहमनी से टूटकर, जिसमें बीजापुर पहला नंबर पर 1489 ईस्वी में स्थापना हुई। इसका संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। दूसरा राज्य था अहमदनगर, जिसका संस्थापक था मलिक अहमद, और इसकी स्थापना उसने 1490 ईस्वी में की। तीसरा राज्य था बरार, जिसका संस्थापक था फतह उल्लाह इमाद। 1490 ईस्वी में ही इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा तो इसने 1484 में कर दी, लेकिन 1490 में ही स्वतंत्र हो पाया। और चौथे और पांचवें राज्य के रूप में थे गोलकुंडा और बीदर। गोलकुंडा की स्थापना 1512 में हुई थी। इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। और बीदर की स्थापना 1619 ईस्वी में हुई, जिसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1498 के पूर्व में केवल 3 ही राज्य थे जो बहमनी राज्य से अलग हुए थे: बीजापुर, अहमदनगर और बरार। बाकी गोलकुंडा और बीदर के बाद में 1498 के बाद क्रमशः 1512 और 1619 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई। तो ये सारी परिस्थितियां जो थी, ये पुर्तगालियों के पक्ष में थी। उनका अपना साम्राज्य विस्तार और व्यापार पर एकाधिकार कायम करने में के लिए ये सारी स्थितियां उनके फेवर में थी। साथ ही साथ उस समय कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी अपनी नौसैनिक शक्ति हो। साथ और ना ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के लिए कोई पैसे वगैरह खर्च किए थे। चीनी शासक जो थे, जो सुदूर पूर्व में स्थित थे, उनकी पहुंच मात्र चीनी जहाजों तक ही थी। और अरब व्यापारियों और जहाज के मालिकों का बात किया जाए तो पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक
उनका वर्चस्व तो हिंद महासागर के व्यापार पर था, लेकिन पुर्तगाली जब आ गए तो पुर्तगाली के पास उन्नत तकनीक, अच्छी नौसैनिक शक्ति की वजह से वो उनका मुकाबला नहीं कर सके और उनके पुर्तगाली संगठन की एकता के भी बराबरी नहीं कर सके। भारत आगमन के अभिप्रेरण। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी, पुर्तगाल का नाविक, इसने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा। वास्को डिगामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, जो ब्राजील का खोजी था, उसके नेतृत्व में बार्थोलोम्पो डियाज के साथ 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन कैब्रेल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रेल ने कोचिन और कन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। भारत आगमन के लिए प्रेरणा पुर्तगालियों को कैसे मिली? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि व्यापार समुद्री मार्ग से व्यापार के दो रास्ते थे, एक लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी से होकर भूमध्य सागर तक पहुंचना और फिर वहां से इटली के राज्य रोम और वेनिस के द्वारा यूरोप के अन्य भागों तक पहुंचना। तो इससे क्या हुआ था कि वेनिस जो एक राज्य था इटली का, वो काफी समृद्ध हो गया था, क्योंकि अधिकांश वस्तुओं का व्यापार उसी से होकर होता था और वह अपने मन के मुताबिक टैक्स वगैरह लगाता था और अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर वस्तुओं को आगे बेचता था। इस प्रकार वेनिस एक समृद्ध राज्य के रूप में उभर गया था और अन्य यूरोपीय देश, जिसमें पुर्तगाली भी शामिल था, वो सारे देश वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे और वो चाहते थे कि हम भी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करें और हमारा भी व्यापार पर एक अधिकार बने। हमने ये भी देखा था कि 7वीं शताब्दी में अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे यूरोप एवं भारत के मध्य जो भी सीधे संचार या संपर्क के मार्ग थे वो बंद कर दिए गए थे। अब सारी वस्तुएं जो पूरब से यूरोपीय बाजारों में जाती थी, वो सारी की सारी वस्तुएं मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से ही पहुंचने लगी थी। राजकुमार हेनरी, जो पुर्तगाल का एक नाविक था, उसने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया था। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, यह एक पुर्तगाली था जो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा और अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का नाम इसने केप ऑफ गुड होप कहा। उसके आगे यह पूरब दिशा में बढ़ नहीं पाया। 1488 में वह वापस पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को डिगामा वापस भारत पहुंचा। यह समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचा था। जब यह लिस्बन में वापस गया तो पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल के नेतृत्व में बार्थोलोम्पो डियाज के साथ 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक अधिक बेड़ा भेजा, ताकि जाकर ये पूरब के देशों के साथ व्यापार करे और वहां से अधिक मुनाफा कमाकर वापस अपने देश को लौटे। लेकिन कैब्रेल जो था, उसको
जब ये कालीकट पहुंचा तो वहां का राजा था जमोरिन। जमोरिन को परास्त करने के लिए उसे अरबों से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि अरब का वहां पर वर्चस्व था और अरब चाहते नहीं थे कि कोई विदेशी आकर हमारे व्यापार में दखलंदाजी करे और हमारी मुनाफे में कमी करे। केवरेल ने फिर कालीकट में जब वह जमोरिन को परास्त करने के लिए उसे युद्ध करना पड़ा तो उसने कोचिन और केन्नौर में अपना व्यापार सुरक्षित करने के लिए कालीकट को छोड़ दिया। फिर कोचिन और केन्नौर से व्यापार करके वह काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। पुर्तगाली एवं जमोरिन। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसने नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहां तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। वास्को डी गामा 1502 में यह दूसरी बार कालीकट आया था। कालीकट और केरल, ये दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव था। कालीकट का राजा था वहां पे जमोरिन था और केरल में दूसरा राजा था। दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव था और दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं रहते थे। एकता का अभाव था। जब वास्को डी गामा 1502 में फिर से एक बहुत बड़े बेड़े के साथ आया तो उसने यहाँ के अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और उनका उत्पीड़न भी किया। पहले कुछ अड्डे होते थे जिन्हें फितोरिया के नाम से जाना जाता था। ये वैसे स्थल होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने क्या किया, इन सारे छोटे छोटे फितौरिये यानी कि व्यापारिक स्थल या अड्डों को पर कब्जा करने की शुरुआत की। इन्होंने चाहा कि कालीकट के आसपास जो अरब पहले से अपनी व्यापारिक स्थल या अड्डे या फितौरिया कहें तो बना रखे हैं, तो उनको हटाकर कालीकट पुर्तगालियों को अपना अड्डा बनाने की अनुमति दे दे। लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने उन्हें मना कर दिया। तो फिर ये केरल में कोचीन के आसपास चले गए और कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में इन्होंने अपना पहला किला बनाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित करके दीव पर भी अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर भी अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्र क्षेत्र के एक छत्र व्यवसाय हो गए और इसे एस्टादो द इंडिया के नाम से जाना गया। 1509 में तो पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक जो ममलूक था उसको पराजित कर दिया और दीव पर अपना अधिकार कर लिया। 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। उस समय स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी हार मान ली और उन्होंने बोला कि हिंद महासागर में मैं अब व्यापार नहीं करूंगा और अपने व्यापार को वो फिलीपींस तक ही सीमित करने की घोषणा कर दिए। जिसके पश्चात पुर्तगाली जो थे वो पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्टादो द इंडिया के नाम से जाना गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने
3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया। पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में नियुक्त हुआ वह कब हुआ? 1505 में हुआ और उसका नाम क्या था? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नवनियुक्त गवर्नर जो था उसको भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और साथ ही साथ उसे अदन, औरमुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि पुर्तगालियों का उद्देश्य था अरबों को पराजित कर पूर्वी समुद्री व्यापार पर अपना एकाधिकार कायम करना। तो उसी मंशा से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भी निर्देश दिया गया कि वह अदन, अरमुज और मलक्का को जब्त करे जहां से मुस्लिम व्यापार हुआ करता था और मुस्लिम व्यापार को बर्बाद करके अपना वर्चस्व कायम करे। उसे अंजादीवा, कोचीन, केन्नूर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। ये सारे वैसे इलाके थे जो समुद्री तट के बिल्कुल किनारे थे और यहाँ चितौरियों के माध्यम से व्यापारिक जहाजों या नौसैनिक शक्तियों पर कमांड किया जा सकता था। तो इन सारे जगहों पे किलेबंदी करने की उसे सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अमेरिका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटाकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया।